नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। किसान आंदोलन का आज 30वां दिन, गतिरोध जस का तस बना हुआ है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर किसानों की मोर्चाबंदी जारी है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी पहल कर रहे हैं। वो 6 राज्यों के 2 करोड़ से ज्यादा किसानों के साथ सीधा संवाद करने वाले हैं। आज बीजेपी के शिखर पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और इस अवसर पर पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की अगली किश्त भी जारी करेंगे। दोपहर 12 बजे ये प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, ये कार्यक्रम होगा। करीब 9 करोड़ किसानों के खाते में सीधे 18,000 करोड़ की रकम ट्रांसफर की जाएगी। किसानों के साथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सभी मंत्री, सांसद, विधायक शामिल होंगे। दिल्ली के मेहरौली में गृह मंत्री अमित शाह किसानों के साथ मौजूद रहेंगे, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली के द्वारका में होंगे। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने किसान कानून पर भ्रम जाल तोड़ने की तैयारी की है और लगातार प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। लेकिन आज का कार्यक्रम, आज की तारीख बहुत अहम और इसी वजह से एक बड़े स्तर पर सरकार का पूरा अमला इस कार्यक्रम में जुटा है। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री का यह संबोधन होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पहला अवसर है जब प्रधानमंत्री बड़े मंच से बड़ी बात रख रहे हैं किसानों के बीच, क्योंकि इससे पहले भी कृषि कानून को लेकर स्टेटमेंट्स प्रधानमंत्री दे चुके हैं, समझा रहे हैं कि आखिर नए कानून में किसानों के हित में क्या है। आइए आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री के बीते दौर में हुई ये अहम बातें। बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने, आजकल उसकी चर्चा बहुत है। एक कृषि सुधार, ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो मोदी ने कैसे किया। 3 अहम स्टेटमेंट आपने पिछले वक्त के सुने हैं प्रधानमंत्री के। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुमार का एक बार रुख कर लेते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं कुमार। अटल संवाद और अटल संवाद के लिए एक बड़ी तैयारी सरकार ने आज की है, जिसमें प्रधानमंत्री बोलेंगे। 2 करोड़ किसानों के साथ सीधा संवाद है। तमाम बड़े मंत्री आज किसानों के बीच मौजूद होंगे, लेकिन सवाल यह है कि आंदोलन पर बैठे किसान क्या सोच रहे हैं इस वक्त। देखिए, एक तो हम तस्वीर दिखा देते कि किस तरीके से जो आंदोलन का स्वरूप है वो बढ़ता चला जा रहा है। नई सड़कों पर भी अब आकर के किसान डटने शुरू हो गए हैं। पहले इन सड़कों पर जो ट्रैक्टर ट्रॉली थी वो खड़ी नहीं होती थी, लेकिन अब सड़कों को नए सड़कों पर आकर के किसान उस पर बैठने लगे हैं। किसानों से बात कर लेते हैं कि आज प्रधानमंत्री आप लोगों को संबोधित कर रहे हैं, क्या उम्मीद है? देखो, उम्मीद पे बैठे हैं यहाँ पे। अगर प्रधानमंत्री जी किसानों का भला चाहते हैं तो किसानों के लिए ही, फायदे के लिए कुछ आज अपनी बात बताओगे। बाकी देखो क्या करते हैं। हमें अभी तक कई बार प्रधानमंत्री ने कई मंचों से संबोधित किया है, तो आज चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है, तो कुछ उम्मीद आपको लगती है निकलेगा रास्ता? उम्मीद है जी, ऐसी बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी के अंदर भी भगवान जी हैं। सुनना किसानों की अच्छा हो जाएगा। आने वाले टाइम में कांग्रेस की तरह सपा। देखो, अगर उनके जन्मदिन पर कुछ तोहफा देने जाते हैं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी किसानों के मसीहा थे। अगर मोदी जी भी किसानों के मसीहा हैं तो हमारी किसानों की समस्या हल करेंगे और एमएसपी पर कानून लागू करेंगे। तो यही बात है जो निकल के आ रहा है कि प्रधानमंत्री हैं, उम्मीद उन्हीं से है। वो बात भी करेंगे, संवाद भी करेंगे, और अगर संवाद करते हैं तो किसानों की जो मांग है वो सुने प्रधानमंत्री, ऐसी इनकी भी उम्मीद है, इनकी भी अपेक्षा है। लेकिन
बात यही कहते हैं कि एमएसपी पर कानून जरूरी है और 3 कृषि बिलों को लेकर के जो बात आगे नहीं बढ़ी है उस पर भी निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को बात में अपने संवाद में उन विषयों को भी शामिल करना चाहिए। ठीक है कुणाल, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ मोहिनी मोहन मिश्रा जी आ गए हैं। आप नेशनल सेक्रेटरी हैं भारतीय किसान संघ के, और शिव कुमार शर्मा जी, कक्का जी भी लोग उन्हें कहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंगठन के, और आप बातचीत की उस कमेटी में शामिल हैं जो सरकार के साथ किसानों की वार्ता चल रही है। एक बार लेकिन सिंघू बॉर्डर का भी रुख कर लेते हैं। जितेंद्र वहां पर मौजूद हैं। जितेंद्र, देखिए आज हमने कार्यक्रम का नाम भी ये दिया है कि क्या अटल संवाद से टूटेगा भ्रम जाल, लेकिन किसान जो बॉर्डर पर आंदोलन पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री के इस संवाद को आज की तारीख, जबकि बीजेपी के शिखर पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती भी है, किस नजर से किसान देख रहे हैं, उनके लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए मीनाक्षी, यहाँ पर जो किसानों से हमारी बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि सरकार ने इससे कई बार बातचीत करने के लिए उनको प्रस्ताव भी भेजा है और बातचीत वो लोग करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार के साथ वो बातचीत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री जो किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं उसमें वो क्या बोलते हैं उस पर सभी किसानों की नजर टिकी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 5 दिनों में दूसरी बार जो सरकार की तरफ से एक चिट्ठी भेजी गई है किसान संगठनों को, संयुक्त किसान मोर्चा को, और उनसे ये कहा गया है कि आप इस पर अपना जवाब भेजिए। संयुक्त किसान मोर्चा की आज जो बैठक है 2 बजे, वो काफी महत्वपूर्ण है। इस बैठक में उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी कि सरकार से बातचीत का जो उनकी तरफ से प्रस्ताव आया है उस पर किस तरीके से आगे कदम बढ़ाना है। यहाँ पर जो बैठक होगी उसके बाद 3 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर के जहां सरकार ये कह रही है कि वो बातचीत करना चाहते हैं, वहीं किसान संगठनों का ये कहना है कि अब एजेंडे पर बातचीत होगी और वो एजेंडा ये होगा कि तीनों जो कृषि कानून है उनको सरकार को वापस लेना चाहिए। इस पर तो सरकार की तरफ से बातचीत ही नहीं की जा रही है। अब प्रधानमंत्री जो 12 बजे वर्चुअल मीटिंग करेंगे और किसानों के साथ संवाद करेंगे, उसमें किस तरीके की बातें निकल करके सामने आएंगी वो देखना होगा मीनाक्षी, और इन तमाम चीजों को जो यहाँ के किसान हैं वो भी नजर बनाए हुए हैं। ठीक है, आपके पास लौटेंगे जितेंद्र, और फौरन बातचीत भी शुरू करेंगे, लेकिन इस बीच एक बार ये सुनवा देते हैं कि कृषि मंत्री जो अब तक बयान देते रहे हैं, किसानों के साथ जो उनकी बातचीत हुई है, क्योंकि आज भी एक बैठक होनी है, उन्होंने क्या कहा है? आज किसान मजदूर संघ बागपत क्षेत्र के किसान कृषि मंत्रालय में आए, और आज ये सारे किसान यहाँ सिर्फ इसलिए चलकर आए हैं क्योंकि ये कृषि सुधार बिलों का समर्थन करना चाहते हैं। इन्होंने सबने मिलकर मुझे समर्थन पत्र भी दिया है, और इन्होंने यह भी कहा है कि कृषि सुधार बिल में संशोधन के मामले में सरकार को किसी दबाव में आने की जरूरत नहीं है। ये बिल वर्षों बाद संसद ने पारित किए और इससे किसान के जीवन में खुशहाली आएगी। उनका प्रस्ताव ये भी आता है कि हम बिल वापसी ले लेंगे और आप पहले बात कर लो बैठ के। लेकिन सरकार अगर कंडीशनल बात करना चाहो कि बिल तो वापसी होंगे, नहीं बात कर लो, तो मुझे नहीं लगता कि उस कंडीशन पे कोई बात करेगा उनसे। चलिए, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे फौरन, और आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से आ रहे हैं। लेकिन कक्का जी, आपके साथ मैं बातचीत की शुरुआत करती हूं। प्रधानमंत्री का ट्वीट है कल रात का, जो मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। कल का दिन देश के अन्नदाताओं के लिए बेहद अहम है। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को पीएम किसान निधि की अगली किस्त जारी करने का सौभाग्य मिलेगा। इस अवसर पर कई राज्यों के किसान भाई बहनों के साथ बातचीत भी करूंगा। आज जो प्रधानमंत्री बोलेंगे, जो उनका संवाद है, आपको लगता है कक्का जी उस संवाद में अगर नरम रुख रहता है, तो कोई लचीला रुख अगर रहता है, तो ये गतिरोध टूटेगा जो जारी है बीते 30 दिन से? कक्का जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यही सवाल मोहिनी मोहन मिश्रा जी आपसे है मेरा। प्रधानमंत्री आज जो संवाद करने वाले हैं 2 करोड़ किसानों से, उनके भाषण पर आज बहुत कुछ निर्भर करेगा, और खुद प्रधानमंत्री ये ट्वीट करके कह रहे हैं कि ये किसानों के लिए बड़ा अहम दिन होने वाला है। क्या उम्मीदें आपको आज प्रधानमंत्री के भाषण से हैं?
नहीं, प्रधानमंत्री जी का भाषण से उम्मीद तो सबको ही है, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री है। पिछले दिनों किसानों के लिए कई प्रोग्राम कार्यक्रम उन्होंने लॉन्च किए हैं। जैसे आज किसान सम्मान निधि के बारे में वो भुगतान के वो करेंगे। उनका नामकरण ही पहली बार देश में किसान के लिए सम्मान का बात था। पैसा बहुत नहीं है, मगर छोटे किसान के लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए सरकार की मंशा तो सही है। सरकार किसान की ओर अगर एक एक कदम बढ़ा रहे हैं, इतने दौर के बातचीत के बाद किसान संगठन जो यहाँ बैठे हैं, पंजाब हरियाणा के मुख्य, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान, वो तो आगे बढ़ना चाहिए। ये लगता है कि ये शेर की सवारी जैसे हो गए हैं, ना उतर पा रहे हैं ना बैठ के चला रहे हैं। तो इसलिए ये शेर की सवारी से कैसे निकले वो सोचे, क्योंकि अगर आप सरकार के साथ बात करना चाहते हैं, कोई मांग है बिल के बारे में, बिल में क्या क्या अड़चन है, जैसे हम भारतीय किसान संघ की ओर से 3-4 सुधार के लिए मांग किए हैं, उसके ऊपर हम बैठे हैं, आगे भी उसको चलाएंगे, सुधार हो। ऐसे किसान संगठन जो यहाँ बैठे हैं, पंजाब हरियाणा के किसान में कुछ दिक्कत होता है, हो सकता है, मगर उस विषय पर आगे बढ़कर समस्या का समाधान की ओर चलना चाहिए। ठीक है, शिव कुमार शर्मा जी, आज प्रधानमंत्री जो संवाद करने वाले हैं, अटल संवाद, आपको लगता है कि आज के भाषण के बाद ये गतिरोध टूटेगा इस संवाद के बाद? देखिए, हमको उम्मीद तो हर चीज से करना चाहिए, और हो सकता है प्रधानमंत्री जी बड़े मन के साथ में ये कहें कि 3 कानून हम वापस लेते हैं, जबकि देश के किसान नहीं चाहता है, तो ये भी हो सकता है। तो हम आशान्वित है प्रधानमंत्री जी आज कुछ ना कुछ तोहफा देंगे, किसानों को देना भी चाहिए। कड़कती ठंड में आज 1 महीना हो गया है, किसान सड़क पर पड़ा हुआ है, खेती का काम भी ठप पड़ा हुआ है, और किसान आगे भी इसी प्रकार की उम्मीद सरकार से करता रहेगा कि प्रधानमंत्री जी बड़े मन के साथ में बहुत कोई ऐसी घोषणाएं करें आज, ताकि ये गतिरोध जो बना हुआ है देश में किसानों और सरकार के बीच में, ये टूटे। ठीक है कक्का जी, लगातार एक मांग किसानों की तरफ से ये उठ रही थी कि प्रधानमंत्री आए, बातचीत करें। प्रधानमंत्री तो लगातार फ्रंट से लीड कर रहे हैं, ये लगातार कम से कम 5वां या 6ठा मौका होगा अब जब उन्होंने बड़े मंच से संवाद की कोशिश की है, और लगातार वो कोशिशें बाकी मंत्रियों की तरफ से भी जारी हैं। जो नई चिट्ठी आई है उसमें फिर समय और तारीख पूछी गई है बातचीत की। देखिए, बड़े मन की जहां तक आप बात कह रहे हैं, तो मुझे, मेरी एज और पीएम की एज लगभग एक है, मुझे ये लगता है कि हमारे साथी बैठे हैं भारतीय किसान संघ के, उनसे पूछिए एक क्वेश्चन। प्रधानमंत्री अपने भाषण में ये कहते हैं कि हमने C2+50 दे दिया। इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति A+FL2 दिया है और कह रहे हैं हमने दे दिया। विश्वास कैसे होगा? अब संकट खड़ा विश्वास का हो रहा है यहाँ पर। फिर वो कह रहे हैं कि समर्थन मूल्य पर पूरे देश में माल बिक रहा है। पूरे भारत में इस कानून लागू होने के बाद में कोई भी चीज समर्थन मूल्य से 50% से नीचे बिक रही है, कैसे विश्वास होगा आपका? तो विश्वास का वातावरण प्रधानमंत्री नहीं बना पा रहे हैं। बाकी आज वो भाषण देंगे, उसका स्वागत है। चिट्ठी आई है, आपने कहा बीजेपी के मेहमान आएंगे, उनसे मैं पूछूंगी। लेकिन कक्का जी, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं भरोसा नहीं हो पा रहा है, कैसे भरोसा जागेगा? प्रधानमृति ऐसा क्या करे जिससे भरोसा जागेगा? भरोसा तब जागेगा तब ये स्वीकार करें कि ये C2+50 नहीं है, ये A+FL2 है। पूरे देश में समर्थन मूल्य से माल नीचे बिक रहा है। ये जो कम से कम हो रहा है वो तो दे। पूरा देश का किसान जान रहा है, वो इतना जानता है मेरे जेब में पैसा आधा आ रहा है, तो किसान महसूस कर रहा है। वही बात है, भरोसे के लायक तो आप बात करें, भरोसा जागेगा, क्यों नहीं जागेगा? मगर जब तक आप किसानों के सामने सत्य का पक्ष नहीं रखेंगे, क्योंकि किसान को सबसे पहले मंडी से प्रताड़ना होती है। उसको पता लगता है कि मेरे जेब में तो आना था। अब मान लीजिए जो सम्मान निधि हम बांट रहे हैं, अब मैं छोटा किसान हूं, 50 कुंटल मक्का मेरे में पैदा हुआ, मुझे उसमें 50,000 का घाटा हुआ है, तो तुम 2,000 देकर मेरा क्या कर लोगे? इधर आप 50,000 का घाटा दे रहे हो और 2,000 रुपए या 6,000 रुपए की सम्मान निधि दे रहे हैं आप, तो ये तो नहीं चल पाएगा ना। किसान ये अकाउंट को इतना तो जानता है।
नहीं, लेकिन कक्का जी, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या वो कर्ज माफी हो, ये कोई आखिरी सोल्यूशन, आखिरी हल तो नहीं हो सकता जो खेती को लेकर परेशानियां हैं। पॉलिसी तो इसके लिए कोई होनी चाहिए, लेकिन सरकार अगर ये बात कह रही है लगातार अपने बयानों में कि हम भूमि सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उसकी शुरुआत कहीं से तो होगी। जो आपकी परेशानियां हैं उस पर बातचीत के लिए अगर वो कहते हैं हम तैयार हैं, तो फिर इस बात पर अड़ जाना कि कानून ही वापस लीजिए, संसद से पास कानून वापस लीजिए, ये जिद कहां तक सही है? हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं। ये जिद 100% सही है। ये भूमि सुधार नहीं, भूमि विनाश का कार्यक्रम है। और हम कभी नहीं कहते अनुदान दो, हमको भीख नहीं चाहिए। क्यों आप भीख दे रहे हो हमको? हमको दाम चाहिए पूरा। जिस दिन हमको दाम मिल जाएगा, हम आपका कोई अनुदान नहीं चाहेंगे, कोई भीख नहीं चाहेंगे। हमको पता है कि ये टैक्स। ठीक है, चलिए आपके इन्हीं सवालों को लेकर बीजेपी से सुधांशु जी अब फौरन जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे हम इसके जवाब लेंगे। लेकिन आलोक जी, आपका कॉमेंट फटाफट। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार की ना मंशा ठीक है ना नियत ठीक है, और अहंकार में पूरी तरह से चूर है। यही कारण है कि 6 दौर की बातचीत के बाद भी आज 1 महीने से किसान 3 डिग्री और 4 डिग्री के टेम्परेचर में वहां पर बैठा हुआ है। अभी अगर देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री झूठ बोलते रहेंगे, तब तक कैसे समाधान की उम्मीद है? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने स्वामीनाथन कमेटी लागू कर दी, दूसरी तरफ देश की सरकार सुप्रीम कोर्ट में 700 पेज का हलफनामा देती है कि C2+। नहीं आलोक जी, लेकिन बीजेपी ने तो कल जो आपकी पार्टी की तरफ से भी कार्यक्रम हुआ, 2 करोड़ हस्ताक्षरों का ज्ञापन राष्ट्रपति के पास भेजा गया, उस पर भी सवाल उठाए हैं कि कहां से वो 2 करोड़ हस्ताक्षर जुटाए गए। अगर 2 करोड़ किसान आपके साथ वाकई खड़ा है, तो आज तो फिर ये परिस्थिति होती ही नहीं जो दिखाई दे रही है। देखिए, मुझे लगता है मीनाक्षी जी, मुझे बीजेपी का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि किसानों को पाकिस्तानी, खालिस्तानी और नक्सली और क्या क्या नहीं कहा। मैं कम से कम उस तरह के शब्द इस सिग्नेचर पे नहीं कहे, मैं बीजेपी का धन्यवाद देता हूँ। ये तो सवाल क्या खड़ा करना, अगर स्टूडेंट नौकरी मांग ले तो उनको नक्सली कहने लग जाते हैं। इनकी बातों पर मत जाइए। सुबह से शाम तक ये सरकार झूठ बोलती है। इनपुट कॉस्ट 15,000 रुपए बढ़ गई 1 साल की, और 2,000 रुपए आपने दे दिए। ये तो वो हाल हो गया कि किसी की पॉकेट मार ली और फिर उसको बस का किराया दे दिया कि तुम घर चले जाओ। आज ये न कृषि सुधार है, ना ये भूमि सुधार है। कृषि सुधार और भूमि सुधार जो है वो दोनों स्टेट सब्जेक्ट है। ये तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बहुत क्लियर कर दिया है कि ये किसी भी तरह से भूमि सुधार है ही नहीं। लैंड रिफॉर्म जो होते हैं लैंड से संबंधित स्टेट सब्जेक्ट है, उसमें पार्लियामेंट डिसीजन नहीं ले सकती है। मुझे लगता है कि जिस तरह से ये सरकार अभी भी झूठ बोल रही है, आज चाहे आप अटल कर लो चाहे बिना अटल कर लो, कोई संवाद कर लो, जब तक इस सरकार की नीयत ठीक नहीं होगी समाधान नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए सुधांशु जी से इस पर जवाब लेते हैं। सुधांशु जी आ गए हैं हमारे साथ। ठीक है, सुधांशु जी आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी, बिल्कुल मिल रही है। सुधांशु जी, प्रधानमंत्री ने कल रात भी ये ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि कल किसानों के लिए अहम दिन है और वो 12 बजे ये संवाद करने वाले हैं। बिटवीन द लाइन्स आज का संवाद क्या वाकई क्रिसमस, जो कि एक मान्यता ये रहती है कि सैंटा आते हैं और एक तोहफा देते हैं, आपकी प्रार्थनाओं को, विशेष को पूरा करते हैं, किसानों की जो इस वक्त मांग है, जो बॉर्डर पर बैठे हैं 30 दिन से, उनके लिए क्या कोई तोहफा लेकर आएगी? देखिए, किसानों को कोई तोहफा देने की हम बात ही नहीं करते, किसानों को तो उनका हक देने की बात करते हैं। अभी आलोक शर्मा जी बोल रहे थे, शिव कुमार जी बोल रहे थे 2,000 रुपए दे दिए, क्या फर्क पड़ता है। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, जब आलोक शर्मा जी की सरकार थी तो ये क्या कहते, 70,000 करोड़ रुपए का किसानों का ऋण माफ किया। बड़े जलवे से कहे 10 साल में 70,000 करोड़ रुपए का किसानों का ऋण माफ किया। और हम जो किसान सम्मान राशि दे रहे हैं 75,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष दे रहे हैं। अब बताइए कितना भारी अंतर है। दूसरी बात, किसान का विकास, शिव कुमार जी ने सही बात कही, केवल पैसा देने से नहीं होगा। याद करिए हमारी सरकार आई, कितने किसानों के खाते थे? 10-15% ज्यादा नहीं थे, क्योंकि टोटल भारत में खाते 35-40% लोगों के थे। आज 97% के हो गए। इसका फायदा क्या हुआ कि ये जो 2000 चलता है पूरा 2000 पहुंचता है। राजीव गांधी जी का जमाना होता 2000 में 200 पहुंचता आपके पास या 300 पहुंचता। तीसरा, हर गांव में बिजली होनी चाहिए, अब हर गांव में बिजली पहुंच गई। हर गांव में सड़क होना चाहिए, सड़क भी पहुंच गई। हर गांव तक आज इंटरनेट और फोन की पहुंच होनी चाहिए, ताकि उस जमाने में आदमी कहीं से भी कोई व्यापार करना चाहे, कहीं पे ट्रेड करना चाहे कर ले। तो हमने किसान को सांगोपांग ढंग से सशक्त किया है, यानी ये कॉम्प्रिहेंसिवली इंपावर किया है, और उसके बाद यह कदम उठाया है। अब दूसरी बात, जैसा कि अभी आलोक जी बोल रहे थे झूठ और सच की बात,
तो मैं फिर एक बार दोहरा देता हूं, मैं तो कई बार बोला हूं, केरल से राहुल गांधी जी सांसद हैं, वहां एपीएमसी एक्ट है ही नहीं, जड़ मूल से नहीं है, तो भाई वहां के किसानों के लिए क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हो भाई? और अगर वहां एपीएमसी एक्ट ना होते हुए बड़ी खुशहाली है, तो वो खुशहाली दिल्ली में क्यों छीनना चाह रहे हैं? दो में से एक बात कर दीजिए, आप या तो एपीएमसी एक्ट के साथ हो सकते हैं या खिलाफ हो सकते हैं, आप समय और स्थान बदलने के साथ बदल नहीं सकते। एक और उदाहरण कर दूं, पंजाब में फल और सब्जी पे एपीएमसी नहीं है और चावल और दाल पे है, तो मैं ये भी कहना चाहता हूं चावल और गेहूं पर जो चीज अच्छी है वो फल और सब्जी के लिए बुरी है। ठीक है, चलिए अब आलोक जी जवाब दीजिए। समझ में कब आ रही है? वो ये कह रहे हैं आलोक जी कि अगर किसानों को जो सम्मान निधि दी जा रही है, कम से कम एक सिस्टमैटिक तरीके से एक प्रक्रिया शुरू की गई है जिसमें सीधा जो पैसा है वो किसानों के खाते में पहुंच रहा है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, ऋण माफी जैसी बात नहीं है, एक सिस्टम है। और एक छोटे किसान के लिए ये रकम कितने मायने रखती है वो आप भी समझते हैं आलोक जी। मीनाक्षी जी, देखिए इन बिलों के माध्यम से क्या किया है इन लोगों ने। पहले तो मैं सम्मान निधि की ही बात कर लेता हूँ। जिस समय पर हमारी सरकार गई 54 रुपए प्रति लीटर डीजल का रेट था, आज 75 है। सरकार की जेब में पूरा टैक्स जा रहा है। आप कह रहे हैं कि 15,000 रुपए हमने इनपुट कॉस्ट यानी डीजल की लागत, खाद का मूल्य, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और तमाम चीजों का बढ़ा दिया और हम आपको 6,000 रुपए वापस कर देंगे। तो ये क्या कौन सा गणित है भाई? ये कौन सा व्यापार कर रहे हैं आप किसान के साथ? 15,000 रुपए उसकी इनपुट कॉस्ट हेक्टेयर की प्रति हेक्टेयर बढ़ गई और 6,000 रुपया दे दिया आपने उसको। किसान चाहे वो 1 एकड़ का है और चाहे 8 एकड़ का, उसको आप 6,000 रुपए दे रहे हैं। 8 एकड़ का अगर किसान है, 10 एकड़ का, अगर उसकी इनपुट कॉस्ट देखें आप तो उसकी 60,000 रुपए बढ़ गई और आप उसको दे रहे हैं 6,000 रुपए। अभी शिव शर्मा जी ने भी ये बात विस्तार से बताई, तो सरकार आंखों में धूल ना झोंके। दूसरी चीज आप देखिए कि बिजली का विद्युतीकरण 10 साल वर्सेस 6 साल देख लीजिए, हमारे 10 साल में गांवों का इलेक्ट्रिफिकेशन ज्यादा हुआ है। ये नीति आयोग की वेबसाइट कहती है। लेकिन ये लोग, ये सरकार अभी भी कांग्रेस को आरोपित कर दो, किसानों को नक्सली कह दो, कहीं किसी को कुछ कह दो कि पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है। आलोक जी इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते ना, वीडियोस तो आपने भी देखे होंगे। आंदोलन है, पूरा सम्मान है किसानों की मांग का भी, लेकिन जिस तरह के वीडियोस वहां से आ रहे हैं, जो नारे वहां लग रहे हैं, जो पोस्टर वहां लग रहे हैं, उनको आप सिरे से खारिज तो नहीं कर सकते ना, नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो फिर क्यों ना ये सवाल उठाया जाए कि क्या आंदोलन का फायदा उठाने के लिए वहां पर कुछ तत्व मौजूद है और क्या वही लोग बातचीत को विफल नहीं कर रहे हैं, बीच का रास्ता निकलने नहीं दे रहे हैं? मीनाक्षी जी, अगर वहां पर कोई शख्स है और उसने गलत पोस्टर लगाया है, दिल्ली पुलिस इनकी है, हरियाणा पुलिस इनकी है, बॉर्डर पर जो सीआरपीएफ बैठी है वो इनकी है, एक भी व्यक्ति को क्यों नहीं अरेस्ट किया? ये केवल डाइवर्टिव। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। आपने देखा था, देखिए आंसर देने दीजिए उनको, बोलिए सुधांशु जी। आलोक जी ने अपने पिछले वक्तव्य और वर्तमान वक्तव्य में 2.5 महीने तक किसानों की बात मीडिया ने नहीं की। 2.5 महीने तक आप रिया चक्रवर्ती और सलमान खान की और पाकिस्तान को चलाते। आलोक जी कोई मतलब है इस बात का? आलोक जी जो आप बोल रहे हैं, आलोक जी मतलब सीरियसली गंभीरता के साथ सोचिए इस बारे में। 30 दिन से आंदोलन चल रहा है। जिस दिन सबसे पहले दिन किसानों ने सिंघू बॉर्डर से दाखिल होने की कोशिश की थी, आप निकालिए आज तक का फुटेज उस दिन का। मैं आपको चुनौती देती हूँ, निकालिए आप उस दिन का फुटेज। तारीख बताती हूँ मैं आपको, 25 नवंबर 2020। आप देखिए आलोक जी, आज जिस पैनल पर आप मेरे साथ बैठे हैं, मैं ही उस समय एंकरिंग कर रही थी। देखिए आप, नहीं आप ये बात कैसे कह रहे हैं कि किसानों को नहीं दिखा रहे हैं हम लोग? आलोक जी, आप ही बीते 1 महीने से किसानों के आंदोलन पर जो तमाम चर्चाएं चल रही हैं, कम से कम 5 बार तो आप ही मेरे पैनल पर बैठे होंगे। नहीं, आप ही मेरे साथ बैठे होंगे ना आलोक जी पैनल पर, तो इस बात से तकलीफ होती है। आरोप सिर्फ आरोप लगाने के लिए नहीं लगाना चाहिए ना, उसके बीच में कोई आधार होना चाहिए आलोक जी। आधे हिंदुस्तान के मीडिया। ठीक है सुधांशु जी जवाब दीजिए। काफी देर बोल चुके हैं पाकिस्तान, आलोक जी, हिंदुस्तान को आरोप करो, इनको दलाल कह दो, इनको भड़वा कह दो, वही चीजें। आलोक जी प्लीज, आप मेरे सम्मानजनक मेहमान हैं, आपको बड़े रिस्पेक्टफुली पैनल पर बुलाया है, प्लीज ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल ना करें। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी डिबेट में इस तरह की चीजें आए। प्लीज आलोक जी, मुझे नहीं पता आप दूसरी जगह जाते हैं वहां ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता होगा, लेकिन मैं अपनी डिबेट में बिल्कुल ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होने दूंगी आलोक जी। किसानों के बारे में बात हो रही है, हमें गंभीरता से बात करनी है।
तो सवाल यही कि क्या अटल संवाद से बातचीत बनेगी, क्योंकि 30 दिन से जो गतिरोध जारी है, किसान जो कि आंदोलन पर बैठे हैं सिंघू बॉर्डर पर, और सरकार जो बार बार ये कह रही है कि संशोधन के लिए हम तैयार हैं, चिंताओं को दूर करने के लिए हम तैयार हैं। और इस बीच आप ये देखिए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा कार्यक्रम है, अटल संवाद इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है, जिसमें 6 राज्यों के 2 करोड़ किसानों से सीधा संवाद वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। और किसानों के अलग अलग समूहों के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में सरकार के मंत्री भी मौजूद होंगे। आपको सुनवाते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस पर क्या कहा। सर, आज 1 महीने से किसान जो हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो कृषि कानून है उसको वापस लिया जाए और अटल जी की याद में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं किसान सम्मान निधि की एक और किश्त 18,000 करोड़ रुपए 9 करोड़ किसानों को देने जा रहे हैं। क्या किसानों से जब रूबरू होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आपको लगता है कि किसान इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की बात को मानते हुए आंदोलन को समाप्त कर देंगे? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, मोदी जी के प्रयासों में पिछले 6 साल में कोई कमी नहीं आई बल्कि बढ़ोतरी हुई है। कृषि मंत्रालय का नाम किसान कल्याण मंत्रालय भी साथ में जोड़ा गया, किसानों की भलाई के लिए हर कदम उठाया गया, चाहे वो पीएम किसान योजना हो, साल में 6,000 रुपया किसानों के खाते में डालने का काम, और आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी और इस वक्त आपको सीधे संसद भवन से तस्वीर दिखाते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने वो पहुंचे हैं और अटल जी पर एक किताब का भी विमोचन आज प्रधानमंत्री करेंगे। क्या क्या विज्ञान निकाले, क्या क्या आविष्कार किए हैं कर रहा है, ये थोड़ा आश्चर्य नहीं उत्पन्न करता। हमारी बोलने की और गाने की शक्ति भी हमको आश्चर्य में डुबा देती। हम देखते हैं कि यह प्रयोजनवती रचना सृष्टि में सर्वत्र दिखाई पड़ती है और यह रचना ऐसी है जिसके अंत तथा आदि का पता नहीं लगता। इस रचना में एक एक जाति के शरीरों के अवयव ऐसे नियम से बैठाए गए हैं कि सारी सृष्टि As those are live visuals, we are getting you there. तो इस वक्त ये 2 अहम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि एक तरफ सिंघू बॉर्डर पर किसान बैठे हैं आंदोलन पे, तो वहीं प्रधानमंत्री आज अटल संवाद कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। दोपहर 12 बजे संबोधन होगा और अभी प्रधानमंत्री मौजूद हैं संसद भवन में, जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। Former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. And the special gathering has been organized to pay tribute to the 2 great leaders. Lok Sabha Speaker Om Birla there offering floral tributes earlier in the day. आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति पर विचार करती है। अध्यक्ष महोदय, आपने स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती उत्सव के दौरान इस विशेष अधिवेशन का आयोजन किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। ये अधिवेशन उन्मुक्त वातावरण में हो रहा है, न प्रश्नकाल है न शून्यकाल है। प्रश्नकाल न होने से मंत्री स्वतंत्र हैं, सदन में रहना उनके लिए आवश्यक नहीं है। शून्यकाल शून्य में विलीन होने के कारण हमारे मीडिया के मित्र ये भरोसा कर सकते हैं कि आज कोई हाथापाई की नौबत आने वाली नहीं है। न सभा के पटल पर कागज पत्रों को लिटाने का सवाल है और न नियम 377 के अधीन
अपनी व्यथा कथा कहने की गुंजाइश है। लेकिन मैंने एक प्रस्ताव पेश किया है जो सब विषयों का समावेश करता है। मैं सोच रहा था कि कहां से आरंभ करूं और कहां से अंत करूं, लेकिन आपके भाषण ने इसकी भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है। भाषण बहुत सुंदर, गर्भित था, विस्तृत था। शायद ही राष्ट्र जीवन का कोई प्रश्न, कोई पहलू उससे छूटा हो। मैं नहीं जानता एक सदस्य के नाते मैं आपके भाषण पर टिप्पणी कर सकता हूं या नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके इस आह्वान का स्वागत करता हूं, अनुमोदन करता हूं कि देश को, ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी और गणमान्य अतिथिगण आज हमारे बीच यहां उपस्थित हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा संसद में दिए गए उद्बोधनों पर आधारित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट अ कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम का विमोचन करें। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को यहां पर श्रद्धांजलि देने के बाद ये किताब का विमोचन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उनके साथ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद। 96वीं जयंती ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, और इस दौरान संसद भवन में जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव। तो ये तस्वीरें आप संसद भवन के सेंट्रल हॉल से देख रहे हैं और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी, देखिए ये एक विडंबना ही है कि अभी जो हम भाषण सुन रहे थे अटल जी का पुराना, वो उसमें इस बात का जिक्र कर रहे थे कि ऐसे शून्य काल शून्य में चला गया है। इस बात की शिकायत उनके लहजे में दिखाई दी, बोलने के तरीके में एक तंज भी था। लेकिन यही तो देखिए राजनीति का रोल रिवर्सल भी है कि आज किसान आंदोलन पर बैठा है और विपक्ष आपके ऊपर यह आरोप लगा रहा है कि क्यों नहीं किसानों को लेकर एक विशेष सत्र बुलाया जाता है संसद का, और ये बात किसानों की तरफ से भी की गई है। अभी आलोक शर्मा जी ने जो आरोप लगाए ब्रेक से पहले, क्या सत्य क्या झूठ, उन्होंने 2-3 शब्द बहुत बोले। झूठ शब्द बोला, नक्सली बोला, अपशब्द बोला। मैं इस पे बिंदुवार उत्तर दिए देता हूं। इन्होंने कहा कि डीजल के दाम बढ़ा दिए। जनाब, बढ़ा दिए? डीजल के दाम मार्केट के हवाले हो गए। किसने किए? मनमोहन सिंह के सरकार ने किए। अब किसी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। चलिए, उस पर भी मैंने मान लिया। डीजल एकमात्र ऐसा कमोडिटी है जो जीएसटी में नहीं है, जिसका राजस्व राज्यों के पास जाता है। तो जो आप कहते हैं ना कि 30%, 35% और इतना सेस मिलता है, राज्य सरकारों को मिलता है, हटा दीजिए अपना राज्य, अपना कम कर दीजिए टैक्स। ये है झूठ का असली सच जो बताने का प्रयास किया जाता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, नक्सली ये बोल रहे हैं। नक्सली जब मारते हैं जिन सीआरपीएफ के जवानों को, वो किसके बेटे होते हैं? किसान के बेटे होते हैं। कभी आपने सुना मीनाक्षी जी किसी नक्सली ने किसी उद्योगपति को मारा हो? मैं चुनौती से कहता हूं, बताइए 30-40 सालों में कभी आपको ध्यान हो? उनसे तो पैसा लेते हैं। और जब इन किसान के बेटों को जो सुरक्षा बलों में, कोई आईटीबीपी में, कोई आर्मी में, कोई सीआरपीएफ में मारा जाता था, बलिदान होता था, तो ये लोग जेएनयू में जश्न मनाते थे। और इतना ही नहीं, उन लोगों को संसद का विशेष सत्र बुलाने से क्यों बच रही है सरकार, ये उनका आरोप है। और किसानों ने भी ये मांग की है कि हमारी समस्या को आप पार्लियामेंट में डिस्कस क्यों नहीं कर लेते हैं, एक बार उस पर एक डिबेट क्यों नहीं हो जाती है, अगर आंदोलन 30 दिन से जारी है। उस पर भी आ रहा हूँ। ये डिबेट करने को तैयार थे क्या? और दोषी कांग्रेस है। 21 बार एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल कल आपने लगाई और ठीक है आलोक जी, मैं आपको समय दूंगी, एक बार वो कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपके पास आऊंगी। आलोक जी अब आप लगातार बोल रहे हैं, अपने टर्न पे बोलिए। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, देशद्रोही और किसी को कुछ कह देते हैं।
जनाब ये बताइए, ये खून की दलाली शब्द हमने प्रयोग किया या आपने? मौत के सौदागर शब्द हमने प्रयोग किया और आपने? आज आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, परसों चौधरी चरण सिंह जी का था, दोनों पे देशद्रोह का मुकदमा लगा के जेल में किसने डाला था? आपने। इसलिए आप जब बैठ के ज्ञान देते हैं कि क्या लोकतंत्र और किस पे आरोप, दोनों में पुनः कराऊं, अटल जी पे और चौधरी चरण सिंह पे देशद्रोह के केसेस लगा के। उस जमाने में एंटी टेरर नहीं होता था, वरना इन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस पे बड़ौदा डायनामाइट केस लगाया, हाथ में हथकड़ी डाल के सड़क पे चलवाया, जैसे दुर्दांत अधिकारी को, किसी दुर्दांत अपराधी को चलाया जाता है। वो आके हम भाषण देते हैं कि हम अपने विरोधी को ये, हम तो किसी को कुछ नहीं कहते, हम तो सिर्फ किसानों से कहते हैं जैसे आपकी फसल लहलहा रही होती है, तमाम लालची और आवारा पशु, मैं किसी के प्रतीक पे कह रहा हूं, शब्दशः नहीं, वो घुसने की कोशिश करते हैं, आप लाठी लेके उन्हें खदेड़ देते हैं। समझ लीजिए ऐसे ही आपकी फसल लहलहा रही है। आलोक जी, जो तमाम बातें सुधांशु जी कह रहे हैं, देखिए यही राजनीति का एक अलग स्वरूप है, या इसे विडंबना कहें। आलोक जी सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए मेरा। देखिए यही एक अजीबोगरीब व्यवस्था है कि रोल रिवर्सल की जो भूमिका है कि जब विपक्ष में रहते हैं तो बात अलग होती है, सत्ता में आने की बात अलग होती है। जिस बात का वो जिक्र कर रहे हैं, जब अटल जी ही नैनी जेल में गए थे, या उन्होंने उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल को लेकर जो किसानों का आंदोलन चल रहा था उसको उन्होंने अपनी आवाज दी थी, तो 5 दिन के लिए जेल भेज दिया था ना। अब फिर उन्हीं तमाम बातों पर जब आप विपक्ष में बैठे हैं तो आज आप किसानों का हितैषी बनने की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि अभी डीजल से ही शुरू कर लेते हैं। 21 बार सेंट्रल एक्साइज किसने बढ़ाया? केंद्र की सरकार ने। जब $25 बैरल पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में था, उस समय पर 75 रुपए में हम यहाँ पर डीजल खरीद रहे थे। किसकी सरकार है? मोदी जी की। जीएसटी काउंसिल में किसका एकाधिकार रहा है? जीएसटी कानून का अंतिम। आलोक जी देखिए, पैनल में मेरे साथ 2 किसान नेता भी मौजूद हैं। हम किसानों के ऊपर बात करते हैं आलोक जी। अभी ऐसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं देश में, किसानों पर बात करते हैं आलोक जी। जी को तो नहीं रोका आपने, फिर मैं आपको गोदी मीडिया कहूंगा, आपको बुरा लगेगा। मेरी बात सुनिए आलोक जी। देखिए मैं आपको पहले भी ये बात कह चुकी हूँ, ये जिस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं किसी दूसरे चैनल में और दूसरे पैनल पर आप जाके बोलेंगे, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मेरे पैनल पे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे आलोक जी। मैं आपसे बहुत सलीके से बात कर रही हूँ, मैं आपसे बहुत तमीज और इज्जत के साथ बात कर रही हूँ। मुझे लगता है कि हम किसानों के ऐसे गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ऐसे शब्दों से हमें बचना चाहिए। आपके डिस्कोर्स को करोड़ों की संख्या में इस वक्त देश में लोग सुन रहे होंगे आलोक जी। मैं आपसे किसानों पर सवाल पूछ रही हूँ, आप उस पर बोलिए जो आपको बोलना है। अरे मीनाक्षी जी, जीएसटी की बात सुधांशु जी करेंगे तो बहुत अच्छी प्रवचन है, आलोक करेंगे तो रोक दो इसको। क्यों भाई? किसने रोका आलोक जी? सुधांशु जी तो डिबेट में मेरे साथ 20वें मिनट पर आए हैं, उससे पहले तो आप ही बोल रहे थे ना। तो आप ऐसे आरोप तो मत लगाइए ना जिनका कोई आधार नहीं है। अरे भाई आप मुझे रोकेंगे तो मैं आप अपना जवाब कंप्लीट करिए। मेरा आपसे सवाल ये है कि आरोप आपके ऊपर भी लगातार ये रख रहा है कि किसानों के कंधे पे बंदूक रख के आप लोग अपना राजनीति का हित साध रहे हैं। अरे भाई आप सुनिए तो सही, मैं मुझे क्या बोलना है ये भी आप ही बताएंगे क्या? सर आप बोलिए ना, मैं आपको मौका दे रही हूँ, आप बोल ही नहीं रहे हैं। कानून के अंदर जो अभी कानून आए हैं, 3 बिल आए हैं, केंद्र की सरकार ने कहा हम 20 बदलाव करने को तैयार है। इसका मतलब 20 कमियां तो उस बिल में है। जिस बिल के अंदर आने के 3 महीने के अंदर 20 कमियां निकलती हो, उसको रद्द करने में क्या आपत्ति है? बिहार में यही कानून 2006 में लागू हुआ, उसके बाद 15 में से मात्र 78 मंडियां रह गई, सारी बंद हो गई। वहां पर एमएसपी मिल रहा है, एक सर्वे करा लेती बीजेपी सरकार। आज अटल जी की जयंती हम भी नमन करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं वो, तो उन्होंने भी राजधर्म का पाठ पढ़ाया था। आज का राजधर्म ये है कि मोदी जी आप जगह जगह अपने प्रायोजित कार्यक्रम करवा रहे हैं, आप ही के लोग बैठे हैं। 3 जगह दिल्ली का मैं बता सकता हूं जहां पर सारे भाजपा के कार्यकर्ता बैठे हैं, जहां पर गृह मंत्री जाएंगे साउथ दिल्ली के अंदर, जहां पर राजनाथ सिंह जी जाएंगे द्वारका के अंदर, और जहां पर वित्त मंत्री जाएंगी। तीनों जगह बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया गया है, उनको किसान बनाया गया है। आप ऐसा धोखा मत दीजिए देश की जनता को। 21 बार सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हमने नहीं बढ़ाई। ठीक है, चलिए इसका सुधांशु जी जवाब देंगे, एक साथ देंगे, लेकिन पहले शिव कुमार शर्मा जी आप भी इसमें कमेंट अपना जोड़ दिए, फिर मैं एक साथ सुधांशु जी से जवाब लूंगी। बोलिए। अटल जी की सरकार थी, जहाँ तक देशद्रोह की बात। ठीक है आलोक जी, आपका जवाब मैंने सुन लिया, बोलिए। कक्का जी 70 वर्षों में लगे हैं, उसने जी पूछिए। देखिए जिस तरह की पूरी बातचीत अभी तक हुई है, बार बार सरकार के पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम बदलाव के लिए, संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत का एक रास्ता निकालने के लिए दोनों पक्षों को एक एक कदम तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखिए अमित शाह जी से हमारी बात जब हुई थी लास्ट राउंड। हेलो जी जी बोलिए सर, सुन रहे हैं आपको।
अमित शाह जी से जब लास्ट राउंड हमारी चर्चा हुई थी और चर्चा में ये कहा गया था कि श्रीमान जी यदि आप इस अध्यादेश को लागू करने के पहले अगर हम लोगों से चर्चा कर लेते या महामारी जैसी कोरोना की बीमारी में इसको लागू करने की क्या आवश्यकता थी, तब उन्होंने बड़े मन से कहा कि ये हमसे गलती हुई है। अब चूंकि गलती तो हो गई है तो उसके सुधारने के लिए सरकार को भी 2 कदम आगे आकर ये करना चाहिए कि ठीक है गलती हो गई, ये तो हम एक कानून को रद्द कर देते हैं और फिर आपके साथ बैठ के चर्चा करते हैं। एक रास्ता तो यही बनता है, पर सरकार का भी रुख ये है कि हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे, किसानों का भी ये है कि भाई इसको हमको कैंसिल करवाना है, ये हमारी डेथ वारंट है। तो एक गतिरोध बना हुआ है इन 2 बातों के बीच में और एमएसपी पर अभी तक कोई चर्चा ठोस हुई नहीं है। एक चिट्ठी आई है कल, वो चिट्ठी को मैं पढ़ रहा था, इसके पूर्व की चिट्ठी में भी 4 पेज की थी तो हमने उसमें कुछ आपत्तियां दर्ज की थी, तो उसके बाद में अब 4 पेज की जगह 2 पेज की आ गई है, 1 पेज की आ गई। हमने कहा कि भाई एक अच्छा वातावरण बनाइए आप, और अच्छे वातावरण का इशारा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी कर रहे हैं कि 1 साल तक इसको सस्पेंड करके क्या वार्ता की जा सकती है, उनका भी इशारा उसी तरफ है। तो अच्छा वातावरण निर्मित करने के लिए ये आवश्यक है कि आप चिट्ठी में टर्म एंड कंडीशन ना डालें। विवेक अग्रवाल साहब ने फिर एक कंडीशन डाली है कि एमएसपी इस कानून का हिस्सा नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ है। झगड़ा एमएसपी से चालू इसलिए हुआ कि तीनों कानून में एमएसपी का कोई उल्लेख नहीं है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, प्राइवेट मंडी होगी। 2 आरोप हैं यहाँ पर। देखिए, पहला जो आलोक जी ने कहा कि कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें आपके ही लोग बैठे हैं किसान बनकर, ये बड़ा आरोप उन्होंने आपके ऊपर लगाया। दूसरी बात जो अभी कक्का जी कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि 4 पेज से चिट्ठी 2 पेज की हो गई, लेकिन हालात जस के तस हैं। देखिए, मैं दोनों बिंदुओं का उत्तर देता हूं। पहले एक लाइन में जो आलोक शर्मा जी ने कहा कि यदि 18-20 बिंदुओं पर सरकार संशोधन के लिए तैयार है तो इसका अर्थ हो गया कि कानून गलत है, तो ये क्या तर्क दे रहे हैं मान्यवर? 100 से अधिक संशोधन संविधान में हो चुके हैं, जबकि केवल 68 साल हुए हैं संसद को बैठे हुए, यानी हर 6 महीने में एक संशोधन हो रहा, तो आप कह देंगे कानून संविधान बेकार। इसलिए ये इस प्रकार के तर्क जो है वो बचाने तर्क हैं। अब जो शिव कुमार जी ने बात कही, उन्होंने बात कही, वो बात अपनी जगह है। भाई एमएसपी तो यथावत चल रही है। एमएसपी सितंबर में अभी जारी की गई है। एमएसपी पर हमने पिछले 6 साल में 8 लाख करोड़ रुपया दिया है, जबकि पिछली सरकार ने 3,14,000 करोड़। चलिए, फिर भी उसके बाद किसानों का मानना है कि ऐसा होना चाहिए, पर दूसरी तरफ से ऐसे भी किसान है जो उसके समर्थन में बोल रहे हैं। और ये शिव कुमार जी पहली बार ऐसी स्थिति नहीं है। अनेक मौकों पर देश के 2 भिन्न-भिन्न अलग-अलग हिस्सों के किसानों का रुख अलग-अलग होता है। कावेरी जल विवाद के ऊपर कर्नाटक के किसान कुछ और कहते हैं, तमिलनाडु के किसान कुछ और कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होने के बावजूद तमिलनाडु के किसान और तमिलनाडु की सरकार तैयार नहीं होती है। सतलज यमुना लिंक के ऊपर हरियाणा के किसान का रुख कुछ और होता है, पंजाब के किसान का रुख और होता है। तो सरकार को जब निर्णय लेना है तो सभी के विचारों को एक साथ लेकर निर्णय लेना होता है ना। सबका अपना अपना पक्ष रखने का अधिकार है अपनी जगह, परंतु सरकार तो समग्रता से विचार करेगी, एक पक्ष से विचार नहीं कर सकती। यदि पंजाब के किसानों को समस्या है तो बाकी जगहों पे जिन 7-8 महीनों से कार्य चल रहा है, जहां के किसान इससे बेहतर महसूस कर रहे हैं, हम एकदम किसी एक के पक्ष में एक तरफा निर्णय नहीं ले सकते। ठीक है, मिश्रा जी, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क। हाँ जी, मीनाक्षी जी बोलिए। ये जो राजनीतिक उठापटक चल रहा है, उसको अगर किसान के नेता अगर बोल दें ना एक बार कि मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है, ये जो कांग्रेस वाले बाकी लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं वो बंद हो जाए। पहली बात है, इन लोगों को देश का अंदाज नहीं है क्या? काका जी भी बैठे हैं, देश घूमे होंगे। देश में सिर्फ पंजाब हरियाणा या गेहूं धान की खेती नहीं होता है, 127 एग्रो क्वालिटी जोन में हजारों किसानों की खेती होता है। वो सारे किसान इस कानून को अच्छा मानते हैं, थोड़ा सुधार भी चाहिए उसमें से, वो मानते हैं, मगर इस कानून को वापस किसी भी स्थिति में इस कानून को वापस नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे किसान जो देश भर में बैठा है, कहीं मणिपुर में बैठा है, कहीं केरल में बैठा है, कहीं रबर का खेती करता है, कहीं स्पाइसेस का करता है, कहीं अनार का करता है, कहीं संतरा करता है, ये सारे किसान इस कानून को स्वागत करते हुए 2-3 सुधार हुए चाहते हैं। इसको ऐसे जिद पकड़ के, जैसे शेर की सवारी मैंने बताया, शेर की सवारी करते हुए ना उतर सकते ना चल सकते, इस स्थिति से किसान को और कांग्रेस जो पार्टियां जो इधर उधर की बात करते हैं उनको निकलना चाहिए,
तब किसान अपना हाल देख लेगा और किसान अपना सुधार भी कर लेगा। चलिए, और इस बीच अब आज की बड़ी खबर ये कि जब प्रधानमंत्री 12 बजे किसानों के साथ ये संवाद करेंगे और जो कि उन्होंने कल अपने ट्वीट की पहली लाइन में कहा है कि किसानों के लिए बड़ा दिन होने वाला है, तो जो किसान आंदोलन पर बैठे हैं क्या उनके लिए यहां से कोई बड़ी बात आती है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। सरकार कोशिश कर रही है कि किसी तरह किसान मान लें, लेकिन किसान अपनी मांग पर अटल हैं। दूसरे राज्यों के भी किसान सिंगू बॉर्डर पहुंच रहे हैं। देखिए आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट। ये रजाइयां हैं, कंबल हैं, गर्म कपड़े हैं और पंजाब के हर इलाके में हर सड़कों पर आपको ऐसी तस्वीर दिखेगी जब इस तरह की गाड़ियों में क्या युवा क्या बुजुर्ग किसान राजधानी की ओर कूच कर रहे हैं। वहां से कई किसान अलग अलग जत्थों में अपने गांव लौट रहे हैं क्योंकि खेतों में पानी देना है, घर की दूसरी जरूरतें हैं। लेकिन अगर वहां से एक किसान आता है तो उसकी जगह उसके गांव से, उसके इलाके से दूसरा किसान दिल्ली की ओर कूच करता है। इनमें जो युवा और बुजुर्ग आपको मेरे साथ दिखाई दे रहे हैं, ये जालंधर के अलग अलग गाँव से आए किसान हैं। गाड़ी तैयार है, यहाँ से प्रस्थान है। फगवाड़ा के रास्ते में ये हमसे मिले, यहाँ से आगे ये दिल्ली जाएंगे। अभी तक सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है। आगे आपको लगता है, उम्मीद है कि बात मानेगी जो आप चाहते हैं? जितनी जेकर नहीं मानेगी तो पूरे उम्मीद नाल ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। सरकार आपकी मांग है कि कानून वापस हो। सरकार कह रही है कि बैठ के बात कीजिए, अगर कुछ अमेंडमेंट हो सकते हैं, कुछ बदलाव हो सकते हैं तो वो कर दिया जाएगा। देखो जी, बात जब करते हैं तो वो एक ही बात पर बार बार करते हैं। जब हम बात करें, देखिए लगातार आपको ये देखिए, ये लकड़ियां हैं, ये लकड़ियां, इसमें आपको सब्जी देख रहे हैं, पीने का पानी है, ये सब कुछ दिल्ली की ओर जा रही है। देखिए ये लगातार जो किसानों का काफिला है ये दिल्ली की ओर जा रहा है क्योंकि वहाँ रसद की भी जरूरत है, ठंड से बचने के लिए लकड़ियों की भी जरूरत है। लेकिन आते हैं उस सबसे अहम सवाल पर कि आखिर लड़ाई कब तक चलेगी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। और वो मांगे क्या है, क्योंकि सारे किसानों को क्या पता है कि वो किस लिए लड़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल पता है, हमारा फ्यूचर इस पर टिका है, हमारे बच्चों का फ्यूचर, आगे वाली जो पीढ़ी आएगी वो भी इस पर है। जब ये कानून कैसे रद्द किए जाते हैं तब तक हम डटे रहेंगे, जितना चर कानून रद्द नहीं करता। आज आप पहली बार दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे हैं या वहाँ पहले? तीसरी बार जा रहे हैं वापस। और कितने दिन आप वहाँ रहे? पहले 2 दिन रहे, फिर 3 दिन रहे, फिर आज फिर जा रहे हैं। आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं? अब तो जा रहे हैं पक्के टाइम के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरें आगे जारी रहेंगी, देखते रहिए आज तक।